हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पेजिट सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम का चैप्टर। और आज हम बहुत सारे टॉपिक सीखने वाले हैं, जैसे नेगेटिव या फ्रैक्शनल इंडेक्स का बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं और मल्टीनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाए, और डबल सिग्मा के प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करने हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम लास्ट लेक्चर के जो कुछ कंसेप्ट थे और रिजल्ट थे वो भी यूज़ करेंगे, जिसमें हमने कोफिशिएंट से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको याद कराए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है लास्ट का लेक्चर तो आप उसको जरूर से देख लो, क्योंकि उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स हम आज डबल सिग्मा में यूज करने वाले हैं। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको नोट करते हुए जाना है। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर नेगेटिव या फ्रैक्शनल इंडेक्स हो तो हम उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने अभी तक सीखा हुआ है कि फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स अगर हो तो 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन कैसे होगा, nc0 nc1 x की पावर 1 nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा ncn x की पावर n। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अगर ये वाला एक्सपेंशन हम लिखते हैं तो ये सिर्फ n बिलोंग्स टू कैपिटल N तक ही है, नेचुरल नंबर्स के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो C है nc2 nc3 ncr बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइन होता है। लेकिन अगर इसको हम लिख दे एक्सपेंड करके, ठीक है, कैसे, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो जो nc0 है ये तो आ जाएगा 1, nc1 है ये आ जाएगा n, और मल्टीप्लाई में x है तो nx बन जाएगा, और ये क्या है nc2 तो ये आ जाएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 2, और nc3 को क्या लिख सकते हैं n-1 n-2, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 x की पावर 3, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। nc4 क्या होगा n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इस तरीके के जो एक्सपेंशंस है, अब जो हमने लिखा है यहाँ पर आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो हर एक टर्म का एक वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने c को एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही लिख लिया, ठीक है। क्योंकि हमने इन्हीं वैल्यूज को यूज करके बोला था कि ये nc3 nc4 होगा जब हमने पास्कल ट्राइंगल सीखा था। तो बेसिक चीज यही है, इससे हमने उसको डिफाइन किया था, तो हमने उसको एलिमिनेट ही कर दिया कि भाई हम इसको ही यूज करेंगे और सभी n के लिए यूज करेंगे, ठीक है। फॉर ऑल n ये वाला एक्सपेंशन हमारा काम करेगा। और जब हम n बिलोंग्स टू n की बात करते हैं, नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर n है इंडेक्स, तो 0 से लेकर n तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे n+1। लेकिन जब हम नेगेटिव या फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स लिमिट नहीं होती है, इन्फिनाइट तक हो जाता है एक्सपेंशन। हम थ्रू एग्जांपल्स और थ्रू सम बेसिक जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस हैं उनके थ्रू देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। चलिए नेगेटिव इंडेक्स के लिए कुछ एक्सपेंशंस लिखकर देख लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n ये वाला एक्सपेंशन सभी n के लिए काम करेगा, तो इसी को लिख लेते हैं पहले। 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस nx प्लस ये है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, एंड नेक्स्ट है n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन। तो बहुत सारे टर्म्स होंगे इसमें। तो हमें जो एक्सपेंशन करना है वो करना है 1 माइनस एक्स की पावर -1 का, ठीक है। तो n की जगह -1 यूज करेंगे और x की जगह -x यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी टर्म्स में लिखते जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 सिंपली, यहाँ पर n की जगह -1 और x की जगह -x। अगेन यहाँ पर आ जाएगा n की जगह -1 इस टर्म में, और -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और x की जगह आ जाएगा -x का स्क्वायर, प्लस ये जो लास्ट टर्म है जो फोर्थ टर्म है मीन्स, तो ये आ जाएगा -1
-1 -2 है ना, n-2 है, तो हम n की जगह -1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और -x⁻³ एंड ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1 - x⁻−1 यह आ जाएगा 1। यहां पर देखो -1 इंटू -x, तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है तो इसीलिए इसको लिख लेंगे सिंपली x। और जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर -x⁻² है तो ये तो x² ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है उसको देखते हैं, तो ये है -1 और ये लिखा हुआ है बेसिकली -2, ठीक है। तो -1 - 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, +2, और नीचे फैक्टोरियल 2 है जिसकी वैल्यू है 2, तो ये हमारा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो सिंपली इसलिए लिख लेंगे x², ठीक है। जो हमारा फोर्थ टर्म है बेसिकली, तो यहाँ पर -x⁻³ है तो इसीलिए ये फाइनली हो जाएगा -x⁻3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओड है तो -1 बाहर आएगा। अब यहाँ पर देखो ये है हमारा -1 तो इसको अभी छोड़ दो, ये है हमारा -2 और ये है हमारा -3, ठीक है। तो -2 - 3 कितना हो जाएगा, +6, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू भी कितना होता है, +6, तो +6 से ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा है -1, ठीक है, और यहाँ पर है -x⁻3 तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल और सिंपली बचेगा x⁻3, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वाले को करेंगे जहां पर फैक्टोरियल 4 आएगा डिनोमिनेटर में, तो वो सब भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा x⁻4, और इसी तरीके से आपके बहुत सारे टर्म्स आएंगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होंगे, क्योंकि हर बार यहाँ पर जैसे अगर सिंपली 1 + x की कोई पॉजिटिव नंबर होता है, n की जगह कुछ पॉजिटिव इंटीजर 5, तो एक टाइम के बाद जब हम माइनस माइनस करते जाते हैं तो 5 - 5 आ जाता, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होने लगता है इन सब टर्म्स में, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव में ही ऑलरेडी और नेगेटिव करते जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कभी भी 0 नहीं बनेगा जब हम नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपेंशन करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं बनेगा तो इसलिए ये वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा एक्सपेंशन करते हैं 1 - x⁻² के लिए, ठीक है। तो n की जगह सिर्फ यहाँ पर -2 चेंज करना है, तो क्या होगा, 1 + n की जगह -2, x की जगह -x, प्लस इस वाले टर्म में क्या लिखेंगे, n की जगह -2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा -x⁻2, यहाँ पर पावर 1 है, और नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा -2 -1, और ये आ जाएगा -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x⁻3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे इंपोर्टेंट एक्सपेंशन है, ये आपको याद रखना होगा, है ना। जनरली इसको यूज कर लेते हैं हम, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 - x⁻² = 1 प्लस -2 और -x, ठीक है, पावर 1 है तो ये -x ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -2 और -3, तो ये है हमारा -2 - 3 +6, और नीचे है फैक्टोरियल 2 जिसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कैंसिल होके कितना बचेगा, सिंपली 3, और -x⁻2 है तो ये हो जाएगा x² प्लस का x², तो ये आ जाएगा आपका 3x², ठीक है। और इस टर्म को भी आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4x³ एंड फिर आएगा 5x⁻4 एंड सो ऑन। तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है या इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो इनको मेमोराइज कर लो ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में इनको यूज कर सको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 1 - x⁻−n का एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर लिया जाता है, तो हम इसका जनरल टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। किसकी हेल्प से, हमें ऑलरेडी पता है 1 + x⁻n का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + nx + n-1 बाई फैक्टोरियल 2 x⁻2 और n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x⁻3। इसकी हेल्प से हम
1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। एन की जगह माइनस एन यूज करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स यूज करना है। तो 1 प्लस माइनस एन माइनस एक्स प्लस एन माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एन माइनस 1 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर इनफैक्ट माइनस एक्स की पावर 2 प्लस ये आ जाएगा माइनस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और माइनस एक्स की पावर 3 और ऐसे ही हमारे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखेंगे कि जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन हो जाएगी 1 माइनस एन और माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एन एक्स। यहां पर देखो माइनस एक्स की पावर 2 है तो ये तो प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हो गया, और माइनस एन और ये है माइनस एन माइनस 1, तो माइनस कॉमन लेंगे सेकेंड टर्म से तो क्या बन जाएगा माइनस एन प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर भी माइनस है तो सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा एन प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, देखो यहां पर माइनस लेंगे, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो 3 टाइम्स माइनस कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा एन प्लस 1 एन प्लस 2। ठीक है, और यहां पर है माइनस एक्स की पावर 3, तो ऑड नंबर ऑफ पावर है तो यहां से भी माइनस 3 टाइम्स बाहर आएगा, और 3 टाइम्स यहां से आया था तो टोटल 6 टाइम्स बाहर आके वो प्लस ही बन जाएगा अल्टीमेटली। तो इसको लिख लेंगे एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 3 और ये बन जाएगा एक्स की पावर 3 और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। एन प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्चुअली में है क्या, तो ये लिखा हुआ है n प्लस 1 C2, अगर आप इसको लिखेंगे तो यही लिख पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो ये लिखा हुआ है n प्लस 2 C3। ठीक है, क्योंकि जब हम n प्लस 2 को C3 को एक्सपेंड करेंगे तो 3 टाइम्स लिखेंगे n प्लस 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में n प्लस 2, फिर एक कम करेंगे n प्लस 1, फिर एक कम करेंगे n। सिंपली जैसे NC2 लिखते हैं तो क्या करते हैं n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, बस यहाँ पर n प्लस 1 से स्टार्ट करना है तो n प्लस 1 एक कम किया तो n बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट टर्म देखेंगे जहां पर x की पावर 4 लिखा होगा तो वो लिखेंगे आप n प्लस 3 C4। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया लग रहा है कि अगर हमें इसको जनरलाइज करके लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है और ऊपर 1 है, यहाँ पर 3 है ऊपर 2 है, यहाँ पर 4 है ऊपर 3 है, तो एक कम आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो अगर हम CR लिख दें, है ना, जनरलाइजेशन के लिए, तो ऊपर क्या लिखना होगा n प्लस एक कम लिखना होगा तो r माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी जनरल टर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या है x की पावर r है, क्योंकि जितना भी फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है उतना ही पावर में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है, और बेसिकली जो हमसे इंपॉर्टेंट मतलब मोस्टली पूछा जाता है वो पूछा जाता है, यूज किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r को। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n क्या हो जाएगा हमारा n प्लस r माइनस 1 CR। तो इसको आपको याद रखना है, इनको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करते हैं, स्पेशली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम मल्टीनोमियल थ्योरम वहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि x की पावर 10 का कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, और ये तो हमारा फेमिलियर सा एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n की जगह यहाँ पर क्या है सिंपली 2 है। ठीक है, तो इसमें हमें अब x की पावर 10 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये 1 है और ये क्या है माइनस 2x है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, और ये आ जाएगा माइनस 2x 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से हर एक टर्म से हमें क्या चाहिए
इनको एक्सपेंड करेंगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बट हमें फोकस करना है x की पावर 10 के कोफिशिएंट पे, ठीक है। तो हमने देखा है कि जब हमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, जैसे यहाँ पर, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, n प्लस आर माइनस वन सी आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, दैट मीन्स r का वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बाहर में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम r का वैल्यू 10 यूज करेंगे और n का वैल्यू कितना यूज करेंगे, 2 यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखो कि 2 इंटू एक्स की पावर 1 है, तो ऑलरेडी x की पावर 1 अवेलेबल है, ठीक है। तो जो हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का एक्सपेंशन है, इससे कितने की जरूरत है हमें, r की। तो अगर यहाँ से r इक्वल टू 9 यूज कर ले, दैट मीन्स x की पावर 9 हमें यहाँ से मिल जाए, और ऑलरेडी बाहर x की पावर 1 है, तो टोटल x की पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में x की पावर 9 के जो कोफिशिएंट होंगे, r इक्वल टू 9 के कोफिशिएंट होंगे और n इक्वल टू 2 यूज कर लेंगे, तो हमें फाइनली x की पावर 10 के कोफिशिएंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें फाइनली करना है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 में ये सब का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये वाला है हमारा n प्लस आर माइनस वन सी आर का फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह 2 प्लस आर 10 माइनस वन सी आर, आर की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। माइनस 2 कोफिशिएंट रहेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई बाहर रहेगी ही रहेगी, और x की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कोफिशिएंट में काउंट नहीं होगा, x की पावर 10 में चला जाएगा। और यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर का, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस आर की जगह 9 माइनस वन सी 9 आर की जगह, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10 12 माइनस 1, तो ये आ गया 11 सी 10, और यहाँ पर है माइनस 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये है, तो 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, और माइनस 1 10, तो ये बन जाएगा 10 सी 9, ठीक है। और इसमें हम एन सी एन माइनस आर का फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रॉपर्टी लगा लेंगे। एन सी आर क्या होता है, एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो 11c10 को हम क्या लिख सकते हैं, 11c11 माइनस 10 या 11c1 माइनस 2 इंटू 10c1 आ जाएगा, ये भी 10c10 माइनस 9 होगा। तो यहाँ से सोल्व करके कितना आ जाएगा, 11c1 आ जाएगा 11 माइनस 2 इंटू 10c1 सोल्व करके आ जाएगा 10, तो 11 माइनस 20 आपका जो वैल्यू आएगा माइनस 9, तो माइनस 9 हमारा कोफिशिएंट होगा x की पावर 10 का इन दिस एक्सपेंशन। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप थोड़ा मॉडिफाई करके और उसमें चेक करके कि किसका कोफिशिएंट चाहिए। अब ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है x की पावर 1, तो हमें अंदर से x की पावर 9 का ही कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली x की पावर 10 का ही कोफिशिएंट बनाएगा, और फिर वो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। If mod x is less than 1 by 2, then find the third term in the expansion of 1 plus 2x की पावर 1 by 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल पावर का एक्सपेंशन करना है। तो जब भी हम फ्रैक्शन में या नेगेटिव में एक्सपेंशन करते हैं सिंपली 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो जो भी 1 के साथ लिखा रहता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है मोड में वो 1 से कम होना चाहिए, इसी के लिए ये कंडीशन लिखा हुआ है। तो अभी समझ में आएगा, मोड x इज लेस देन 1 बाई 2 गिवन है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा मोड 2x लेस देन 1, ठीक है। तो 1 के साथ यहाँ पर जैसे 2x लिखा हुआ है, तो 2x का वैल्यू, मोड का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तभी हम वो एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 x की पावर 2, और ये आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 x की पावर 3, एंड ऐसे बहुत सारे x टर्म्स आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम n की जगह 1 बाई 2 यूज कर लेंगे, और x की जगह क्या यूज कर लेंगे, 2x इसी एक्सपेंशन में। और थर्ड टर्म कौन सा होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म,
ठीक है। तो T3 हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपली क्या कर लेंगे, इस टर्म में हम n की जगह क्या पुट कर देंगे 1/2 और x की जगह 2x। तो चलिए करते हैं, n की जगह 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 और n की जगह अगेन 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की जगह सिंपली पुट कर देंगे 2x और पावर में 2 है। क्लियर है इतनी बात, सिंपल इतना सा काम करना है। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 1 ये भी आ जाएगा -1/2, नीचे में फैक्टोरियल 2 है तो 2 आ जाएगा और 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ से 2 से हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स और इस 2 से भी इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड टर्म है वो आ जाएगा -1/2 है और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, तो -1/2 x स्क्वायर इस एक्सपेंशन का थर्ड टर्म होगा। क्लियर है बच्चों। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हम एक कॉम्प्लिकेटेड से एक्सपेंशन को भी बहुत सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो एक्सपेंशन ही लिख लेते हैं, 1 + x की पावर n, तो 1 + nx n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 की x की पावर 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब हम फ्रैक्शनल या नेगेटिव इंडेक्स के लिए सोल्व करते हैं, एक्सपेंशन लिखते हैं, तो मोड x लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उससे भी छोटे की बात कर रहे हैं, इफ x इज वेरी स्मॉल, x की बहुत सी छोटी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे x का वैल्यू अगर हम लिख दें 0.01 और उसका स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा 0.001, ठीक है। तो 4 डेसिमल प्लेस पहले उसका है ना वैल्यू आ जाएगा। तो आप देखो कि अगर x इतना था तो x स्क्वायर और भी छोटा हो गया और x की पावर 3 तो और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हायर पावर वाले टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि स्क्वायर और स्क्वायर से हायर पावर को नेग्लेक्ट करना है या फिर क्यूब और क्यूब की हायर पावर, क्यूब से हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है। तो वो क्वेश्चन में इजीली आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमें वेरी स्मॉल करना है तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर या उससे हायर पावर्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली 1 + x की पावर n को हम लिख देते हैं 1 + nx, ठीक है। व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये हम डायरेक्टली सोल्व करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो बहुत ही छोटा सा हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है और फिर उसमें x की वैल्यू पुट करके हम इजीली आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। If x is so small such that its squares and higher powers are neglected, then find the approximate value of this expression as linear expression। तो linear expression में कन्वर्ट करना है, that means जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसमें x की पावर 1 होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी गिवन है कि स्क्वायर और हायर पावर्स को हम कैलकुलेशन के दौरान नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एक्सप्रेशन हो 1 + x की पावर n, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 + nx, ठीक है। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यूमरेटर में है 1 - 2x की पावर 1/3, तो जो पावर है वो x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 - पावर 1/3 इंटू मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है, प्लस यहां पर क्या आएगा 5/2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 1 + 5/2 इंटू 3x। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया है। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है 9 - x की पावर 1/2, तो जो 9 - x है वो तो 1 + x के तरीके से नहीं है, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो 1 आना चाहिए तभी हम एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा है 9 - x, तो 9 अगर कॉमा ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 1 - x/9, ठीक है। या फिर उधर मल्टीप्लाई कर दो तो यही बनेगा आपका टर्म 9 - x। अब यहाँ पर पावर 1/2 भी है तो इसको भी लगा लेते हैं 1/2, ठीक है। और एक चीज और है,
हमें इस टर्म को न्यूमरेटर में ले जाना है ताकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करें सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे के सारे टर्म्स, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाके पावर हो जाएगी नेगेटिव, साइन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इसको लिखेंगे -1/2 और ये भी हो जाएगा -1/2। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। क्या बन जाएगा ये 9 की पावर -1/2, क्योंकि ये अलग है और ये अलग से मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 और ये आ जाएगा 1 - x की पावर x/9 की पावर -1/2, ठीक है। अब ये टर्म कहाँ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पावर इसकी नेगेटिव कर दी है, पॉजिटिव था डिनोमिनेटर में। तो इसको लिख लेंगे सिंपली न्यूमरेटर में 1/3। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा +1/2 इंटू यहाँ पर है x/9, ठीक है। तो x/9 भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये बन जाएगा आपका 2 और ये लिखा हुआ है -2x/3 और ये कितना है 15x/2, ठीक है। और उधर मल्टीप्लाई में है 1/3, तो 1/3 को हम ये बाहर ले लेते हैं बिल्कुल ही, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई में, इसको ऐसे अलग से कंसिडर कर सकते हो। और ये हो जाएगा 1 + x/18, ठीक है। 2 × 9 18। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम फाइनली मल्टीप्लाई कर सके ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये आ जाएगा आपका 1/3, 2 प्लस लिख लो और ये आ जाएगा 6, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, -2x/3, सेम ही बात है। तो यहाँ पर 6 ले लिया हमने एलसीएम, तो 3 × 2 = 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 45x, ठीक है। और ये है 1 + x/18। तो यहीं से सोल्व कर लेते हैं। तो 1/3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और जो ये वाला टर्म है 45x - 4x, तो ये बन जाएगा 41x, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली 2 + 41x/6 और यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में है 1 + x/18, ठीक है। तो ये तो अब बहुत इजी है सोल्व करना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। और ध्यान यहाँ पर भी रखना है कि जो x की पावर 2 जनरेट होगी उस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 1/3 बाहर ही रखेंगे और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई x/18 से होगी तो 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x/9, ठीक है। सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 41x/6, और जब हम इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे 41x/6 की x/18 से, तो वहां पर जनरेट होगा x², जिसको हम अगेन नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपली बचेगा 1/3 और ये हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा 9 और 6 का 18, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगी 41 के साथ, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12x, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन होते आ रहा है। और यहाँ से नेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर 123x है, तो ये बन जाएगा 125x अपॉन में क्या है 18, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा फाइनल आंसर आपका 1/3 × 2, तो ये बन जाएगा 2/3 प्लस 125x/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 125x/3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 18 से, तो ये बन जाएगा 54। तो ये हमारा फाइनल लीनियर एक्सप्रेशन है जो सोल्व करके आया है इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर अगर आप x की कोई छोटी वैल्यू डालोगे ना, जैसे 0.01 या 0.001 उस तरीके से छोटी वैल्यू, तो जो यहाँ से सोल्व करके आएगा आंसर वही आपका यहाँ से सोल्व करके आएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो बहुत ही ईजीली यहाँ से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में ये भी बोल दिया जाता है कि
क्यूब एंड इट्स हाईएस्ट पावर्स, ठीक है, तो वहां पर हमें स्क्वायर वाले टर्म को रखना होगा, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जहां पर 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2x², ये सारे टर्म हमें यूज करने होंगे, ये 3 टर्म्स, और बाकी को नेग्लेक्ट कर देंगे अगर दिया हुआ हो कि क्यूब एंड इट्स हाईएस्ट पावर्स आर नेग्लेक्टेड, तब हमें स्क्वायर वाली पावर्स को भी कंसिडर करना होगा, ठीक है। बच्चों अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस देखे जिसमें हम 2 टर्म्स होते हुए एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो कैसे एक्सपेंशन करेंगे उसको हम मल्टीनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अगर x प्लस वाई की पावर n है, ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म है वो कैसे लिखते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस r, और x की पावर जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर आती है n माइनस r, और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर आ जाती है सिंपली r, ठीक है। ये बेसिकली NCR ही लिखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे कि अगर मैं बोल दूं फैक्टोरियल n अपॉन में कुछ होगा, और जो x की पावर है उसको मैं r1 बोल देता हूं, और जो y की पावर है मीन सेकेंड टर्म की पावर है उसको मैं r2 बोल देता हूं, ठीक है। तो जो पावर है उसी के फैक्टोरियल से तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल r1 और फैक्टोरियल r2, ठीक है। सेम ही चीज लिखी हुई है, बस डिफरेंस ये है कि यहां पर एक रिलेशन है r1 और r2 में, ठीक है, rn माइनस r। तो हम देख सकते हैं कि अगर दोनों को हम ऐड कर दे, r1 प्लस r2 अगर हम कर देते हैं, तो यहां पर देखो r1 की जगह r है और r2 की जगह n माइनस r है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, n आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो हम 2 टर्म्स के केस में भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर हम ज्यादा टर्म्स के लिए लिखें, लाइक 3 टर्म्स के लिए, तो कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n अगर है, तो इसका जो जनरल टर्म है वो हम लिखेंगे सिंपली फैक्टोरियल n अपॉन में कुछ लिखेंगे, और फर्स्ट टर्म की पावर r1, सेकेंड टर्म की पावर r2 और थर्ड टर्म की पावर r3, ठीक है। और जो भी पावर्स हमने लगाई है उसी से हम डिवाइड कर देंगे, r1 r2 और r3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसमें भी यही कंडीशन है कि जो पावर्स हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंशन है वो पावर n है उसमें, तो जो पावर्स है हर एक टर्म की वो हमेशा n ही होने चाहिए कंबाइंड, ठीक है। x की कुछ होगी, y की कुछ होगी, z की होगी, बट कंबाइंड और टोटल करके क्या होना चाहिए, r1 प्लस r2 प्लस r3 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू n। ये हमें हमेशा कंडीशन लगानी है। तो हमसे सिंपली जनरल टर्म कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया जाता है कि अच्छा वो वाला टर्म बताओ, तो उसको हम अभी सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीनोमियल थ्योरम का एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, b की पावर 2, c की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b प्लस c की पावर 9। तो यहां पर हम इसका जनरल टर्म लिख लेंगे। तो जनरल टर्म क्या होगा, gt इक्वल्स टू, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन में कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी पावर्स होगी, तो a की पावर क्या लिख देंगे r1, और माइनस 2b की पावर लिख देंगे r2, और c की पावर आ जाएगी r3। तो 3 टर्म्स है, तो यहां पर भी फैक्टोरियल r1, फैक्टोरियल r2 और फैक्टोरियल r3, ठीक है। तो हमें बेसिकली r1, r2, r3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यहां पर देखो ध्यान से, पहले जो कोफिशिएंट्स है उसको अलग लिख लेते हैं। तो क्या होगा यहां पर, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल r1, फैक्टोरियल r2, फैक्टोरियल r3, और जो ये है माइनस 2b की पावर r2, ये भी यहीं पर आ जाएगा, माइनस 2b की पावर r2। तो ये तो हो गया है कोफिशिएंट किसका, a की पावर r1, और यहां पर माइनस 2 हमने बाहर ही ले लिया है, तो b की पावर r2 बचा और c की पावर r3 बचा। ये वैसे ही है जैसे हम 2 टर्म्स के लिए करते थे, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में करते थे कि हमें यहां पर कोफिशिएंट चाहिए, तो स्पेसिफिकली बोला गया है a की पावर 4 होनी चाहिए। दैट मीन्स जो r1 की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए।
तभी तो a की पावर 4 बनेगी, और b की पावर 2 होनी चाहिए, दैट मीन्स R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और c की वैल्यू यहाँ पर c की पावर 3, दैट मीन्स R3 की वैल्यू 3 होनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि जब ये सब कंडीशन लगाएंगे तो 4, 3 और 2 ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म का जो पावर रहेगा वो टोटल 9 रहेगा, तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट, ठीक है, दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट ये आएगा। तो कोफिशिएंट लिख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, b की पावर 2, c की पावर 3 क्या होगा, ये सब वैल्यूज पुट कर दो तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल R1 ये कितना हो जाएगा 4, फैक्टोरियल R2 हो जाएगा 2, फैक्टोरियल R3 हो जाएगा 3, और यहाँ पर है -2 की पावर R2, R2 मीन्स 2। क्लियर है इतनी बात, ये हमारा आ गया कोफिशिएंट, बस इसको अब कैलकुलेट करना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारा 9, 8, 7, 6 एंड 5 और फैक्टोरियल 4, क्योंकि हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं फैक्टोरियल 4, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 × 2, और ये आ गया है -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर 3 × 2 6, और 2 से हमारा ये 2 कैंसिल 2 टाइम्स, और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल। तो अब देखो यहाँ पर क्या बना है, 9 8 जा 72 इंटू ये बचा है 7, और जो ये 5 है इसका हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो सिंपली 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 50, और ये एक 0 10 की, तो 5040 आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, b की पावर 2, c की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ a - 2b प्लस c की पावर 9। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपली जनरल टर्म लिखना है, फिर उसकी कंडीशन लगा देनी है कि अच्छा इसका एक्सपेंशन, इसका कोफिशिएंट चाहिए तो इसलिए कौन कौन सी R1 R2 R3 की वैल्यूज होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 4 टर्म्स होते तो हम यहाँ पर उस 4th टर्म की पावर लिख देते R4, और यहां पर भी डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल R4 से। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + 2x² की होल पावर 7। तो यहां पर भी हमें मल्टीनोमियल थ्योरम ही लगाना होगा, और x की पावर 10 चाहिए तो हमें जनरल टर्म लिखना है, और फिर हम थोड़ा सोचेंगे क्या कर सकते हैं। तो जनरल टर्म लिख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन, अब यहाँ पर 3 टर्म्स है तो फैक्टोरियल R1, फैक्टोरियल R2, फैक्टोरियल R3, और फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर R1, सेकेंड टर्म x है उसकी पावर R2, थर्ड टर्म है 2x², उसकी पावर आ जाएगी R3। क्लियर है इतनी बात। अब इसमें से कोफिशिएंट अलग से कर लेते हैं और x की पावर अलग से कर लेते हैं, ताकि हम उसमें x की पावर 10 का ये कंसेप्ट लगा सके। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल R1, फैक्टोरियल R2, फैक्टोरियल R3। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 है तो 1 की पावर R1 तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन जो 2 है 2 की पावर R3 हम यहीं पर लिख लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कोफिशिएंट, और x की पावर कितनी बनेगी देखो, तो यहाँ पर है R2 और मल्टीप्लाई में x² की पावर R3, तो 2 × R3 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में है तो x की पावर टोटल हो जाएगी R2 + 2 R3। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से ये बात तो समझ में आ रही है कि जो x की पावर है उसको हमें 10 के लिए इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, R2 + 2 R3 = कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और एक कंडीशन हम पहले से ही सीख चुके हैं कि जो पावर्स हैं तीनों टर्म की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जितना टोटल इंडेक्स है 7। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे R1 + R2 + R3 = 7। तो इन 2 इक्वेशंस के थ्रू हम R1 R2 R3 की पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम कोफिशिएंट लिख देंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें यहां पर चाहिए R1 R2 और R3 की पॉसिबल वैल्यूज विद दीज 2 इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि 2 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में R3 में कोफिशिएंट है, तो यहां पर हम R3 की मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, क्या होगी। तो देखो अगर R2 को 0 कंसिडर कर ले और R3 की वैल्यू कितनी बनेगी फिर 10/2,
5 बनेगी। तो R3 जब 5 होगा और R2 हो जाएगा 0, ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से, सेकंड से। कैसे भाई, R3 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 0 है, तो R1 कितना बचेगा 7 - 5, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 2। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं कि R3 की वैल्यू 1 कम हो जाए, मतलब 4 हो जाए, तो अगर यहाँ पर हम 4 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 2 जा 8, तो 8 उधर जाके माइनस होगा, तो 10 - 8 बन जाएगा R2 = 2। तो 4 2 6 ऑलरेडी हो चुका, R3 और R2 6 हो चुका। अब R1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 - 6, तो ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके सारी पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे। और अब R3 अगर एक और कम कर दे, 3 हो जाए, तो 2 3 जा 6, तो R2 कितना बचेगा, 6 उधर जाएगा, तो 10 - 6 हो जाएगा 4, तो R2 हमारा आ गया है 4। अब ये ऑलरेडी R2 + R3 हो गया है 7 ऐड करके, तो यहां पर जो R1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 - 7, दैट मीन्स R1 बचेगा 0। ठीक है, अब R3 की वैल्यू अगर एक और कम कर दें हम, तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 2 4, और 4 उधर जाके माइनस होगा 10 में से, तो R2 का वैल्यू बचेगा 6। ठीक है, अभी ऑलरेडी 6 + 2 8 हो गया है, लेकिन हमें सेकंड इक्वेशन में पता है कि तीनों का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, और जो ये R1 R2 R3 है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, है ना, तो इसीलिए जो R1 है इसकी वैल्यू अगर -1 हो सकती तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, अदरवाइज ये 6 + 2 8 ऑलरेडी हो चुका, तो ये वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 3 हमें वैल्यूज मिली, R1 R2 R3 की पॉसिबल वैल्यूज। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 कैसे लिखेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसका लिखने का सिंपल है, जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसको लिखते जाओ हर बार। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल R1 कितना है 2, फैक्टोरियल R2 है 0, फैक्टोरियल 5 है, R3 है फैक्टोरियल 5, और 2 की पावर R3, दैट मीन्स 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आएगा। अब हमारे पास और भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे यही कोफिशिएंट अगेन उन सभी कंडीशंस के साथ। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन, अब इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल R1 हो जाएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल R2 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर R3 है ना। और जो थर्ड केस है इसको भी लिख लेते हैं, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, और 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3। तो ये हमारे 3 टर्म्स आ जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। इनको सोल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, बट कैसे करते हैं, यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं कि 3 केस बनेंगे, एक केस में भी हो सकता है, 2 केस में भी हो सकता है। जितने भी केस बनते हैं उनको प्लस साइन के साथ आप कोफिशिएंट उसका लिखते जाओ। ठीक है, और ये किसका कोफिशिएंट है, ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + 2x² की पावर 7। ठीक है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखे थे, और इनका हम अब यूज करने वाले हैं टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑन डबल सिग्मा। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर कोफिशिएंट का सम लिखना हो C0 C1 C2 C3 एंड अप टू Cn, तो उसका आंसर आ जाता है 2 की पावर n। ठीक है, तो हम एक्सपेंशन करते हैं 1 + x की पावर n का, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करके यहाँ से 2 की पावर n आंसर आ जाता है, याद होगा आपको। और फिर सेकंड एक्सपेंशन है वो है C0², दैट मीन्स ये लिखा हुआ है C0 C0 + C1 × C1। तो इस तरह के हमने एक्सपेंशन सीखे थे। ठीक है, तो उसका आंसर आया था 2n Cn। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम आगे यूज करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए बच्चों, डबल सिग्मा के कंसेप्ट को डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेट सिग्मा ऑन CiCj। तो जो i है वो भी 0 से n तक मूव कर रहा है, और जो j है वो भी 0 से n तक मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबल जो केसेस है वो क्या आएगा समेशन में, वो आएगा कि जैसे i = 0 ले लिया और j को हम मूव कर रहे हैं 0 1 2 3 इस तरीके से, फिर i को 1 पुट करेंगे और j उसमें मूव करेगा 0 1 2 3 ये सब, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है i और j के बीच में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली मूव करते रहेंगे, तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर आएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं C0 लिखा है ना, Ci को C0
C0 C0 और जो Cj है वो मूव कर रहा है C0 C1 C2 एंड अप टू Cn। सिमिलरली ये हमने थोड़ा अच्छे से लिखा है ताकि समझ में आ जाए। तो जो C1i है वो अब C1 बन गया है, फिर Cj मूव करता रहेगा C1 C2 अप टू Cn। तो इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पर पॉसिबल केसेस बनेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे कैसे। यहाँ पर देखो हमें पता है कि सारे के सारे में C0 कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि C0 हम ले लेंगे कॉमन, तो क्या बनेगा यहाँ पर इन सभी टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो C0 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा C0 C1 C2 एंड अप टू Cn। और ये हमने अभी देखा कि इन सभी का सम क्या आएगा 2 की पावर n। ठीक है, जो हमने इंपोर्टेंट रिजल्ट अभी रिकॉल कराए थे। और यहाँ पर जो C1 है ना, इसको भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा C1 कॉमन लेने के बाद C0 C1 C2 एंड अप टू Cn। तो यहाँ से भी हम 2 की पावर n इसको लिख सकते हैं इजीली। सिमिलरली C2 भी कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 2 की पावर n। तो इसी तरीके से सभी में हम कॉमन लेते रहेंगे और लास्ट में आएगा कॉमन Cn और ये आ जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, तो ये तो हमने एक रो में अभी कॉमन लिया है, अब इनको सबको ऐड भी तो करना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी टर्म्स ऐड होंगे आपस में, यहां से जो एक्सपेंशन करके आएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट तक ऐड होंगे। अब ध्यान से देखो कि सभी में 2 की पावर n कॉमन है ना, तो 2 की पावर n यहां पर कॉमन आ गई। तो इसको कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये वही बचेगा C0 C1 C2 एंड अप टू Cn। तो यहां पर देखो 2 की पावर n और इसकी भी वैल्यू कितनी है 2 की पावर n। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2n। क्लियर है इतनी बात। इसको 4 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से ये मूव करेगा तो वहां पर हमने सिस्टमेटिकली लिख दिया है। इसको एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कंडीशन नहीं है कुछ भी, तो सिग्मा Ci इंटू सिग्मा Cj भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि I और J पे कोई भी कंडीशन नहीं है अभी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा J इक्वल्स टू 0 टू n। ठीक है, और ये आ जाएगा I इक्वल्स टू 0 टू n। तो इनको अलग से लिखेंगे तो सिग्मा Ci, ठीक है, I इक्वल्स टू 0 टू n, तो ये तो वही लिखा हुआ है C0 C1 C2 C3 है ना, उसका वैल्यू कितना है 2 की पावर n इनटू यहां से भी क्या वैल्यू आ जाएगा इसका 2 की पावर n, क्योंकि j की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 1 2 3, तो C0 C1 C2 अप टू Cn। तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 की पावर 2n। ये लेकिन तभी कर सकते हैं जब I और J में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं I 0 से n तक J 0 से n तक। लेकिन जब इनमें कंडीशंस लग जाती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे सीखेंगे, तो वहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है, उसको भी हम डील करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों एक और एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट डबल सिग्मा CiCj। तो यहां पर आपको देखने में लगेगा कि डबल सिग्मा CiCj तो हमने लास्ट टाइम में भी कैलकुलेट किया है, बट यहां पर डिफरेंस ये है कि जो I है वो J से छोटा है। ठीक है, तो सारे के सारे टर्म्स हम लिखेंगे और देखेंगे कि कहां पर हमें कैलकुलेट करना है, ये चीजें कहां पर होगी। तो I हमेशा J से छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स जो Ci है फर्स्ट टर्म वो हमेशा सेकेंड टर्म से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स ये वाला टर्म C0 है ना C1, तो 0 यहाँ पर 1 से छोटा है, और C0 C2 तो यहाँ पर 0 2 से छोटा है। तो ये सारे के सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो ये इक्वल हो गया, बट इक्वल नहीं होना चाहिए I और J। इस केस में हमें C1 भी कंसिडर नहीं कर सकते, C1 C2 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये सारे के सारे टर्म्स आएंगे। सिमिलरली यहाँ से जो C2 है उसके बाद C2 C3 आएगा, तो वहाँ से हम कंसिडर करेंगे उन सभी टर्म्स को। तो ये वाले भी टर्म्स कंसिडर होंगे, n बड़ा है 2 से और n 3 से भी बड़ा है, बिगर है। तो इसीलिए जो यहाँ पर टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो उधर के टर्म्स हैं वो हम सभी कंसिडर करेंगे इस ब्रैकेट को इस डबल सिग्मा को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स का हमें आंसर कैलकुलेट करना है। ये जो सिंबल है डबल सिग्मा, ये इस ट्राइंगल वाले एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। इतना बात क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखो कि C0 C1 या C1 C0 मल्टीप्लाई करने पे तो एक ही बात है ना। तो इसीलिए जो ये C1 C0 है या C2 C0 C0 C2, ये भी वैल्यू तो सेम ही दे रहा है अल्टीमेटली।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लोअर वाले एलिमेंट्स है, ठीक है, लोअर ट्राइंगल जो बनेगा यहाँ पर कुछ ऐसा, वो वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो भी वैल्यू सेम देंगे जो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है उसको मैं ए दे देता हूं नाम, ठीक है, ये ए, तो वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, कोई भी कैलकुलेट कर लो, बट ये वाला जो है ये इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बचे ये डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो डायगोनल में है इसको हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें ए कैलकुलेट करना है और बी का वैल्यू हमें पता है, अभी मैं याद दिलाऊंगा आपको, और ए यहां पर भी है। तो कैसे लिख सकते हैं, सभी का अगर सम लिखना हो तो 2a, क्योंकि a प्लस ए है, प्लस b, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में ही हमने सीखा है कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स का सम कितना होगा, कितना होगा। यहां पर हमने देखा था ये आया था 2 की पावर 2n जब हमने सभी एलिमेंट्स का सम किया था, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। क्लियर है इतनी बात। अब जो ये डायगोनल के एलिमेंट्स है जिसको हमने b से रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या है, नथिंग बट c0 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर एंड अल्टीमेटली cn का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सम भी मैंने बताया था जब हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, तो मैंने बताया था कि इनका सम आएगा 2n cn इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2 की पावर 2n, ठीक है, सभी का सम। तो यहां पर सिंपली हमें a कैलकुलेट करना है अब बस, ठीक है। तो a कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 2a इक्वल्स टू 2 की पावर 2n माइनस 2n cn। तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर 2n माइनस 2n cn अपॉन 2, ठीक है। तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, और a क्या है, यही तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने बताया था कि ये इस वाले ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू वाइज, और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। कैलकुलेट डबल सिग्मा CI CJ। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा वेरिएशन है कि हमें I लेस देन और इक्वल टू J कंसिडर करना है इस बार, ठीक है। इक्वल भी हो सकते हैं, उसका आंसर बताना है। तो लेस देन वाले के लिए हमने क्या देखा था, ये सभी जो ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर एलिमेंट्स या टर्म्स जो भी है, ठीक है। जो डायगोनल वाले टर्म्स है वो किसके लिए है, I इक्वल्स टू J के लिए। और जो लोअर ट्राइंगल है उसमें हमने बोला था कि इसका जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो इस वाले ट्राइंगल के इक्वल ही होगा, क्योंकि C0 C1 लिखो या C1 C0 लिखो, बात तो एक ही है, सभी के सभी टर्म्स इसी तरीके से हैं। तो इसका वैल्यू सपोज A आएगा और इसका वैल्यू सपोज A आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, और इसका वैल्यू आ जाएगा B। तो हमें B का वैल्यू डायरेक्टली याद है ना, याद होना चाहिए इनफैक्ट, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर, इसका वैल्यू है 2n Cn, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताया था। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस बार हमारा टास्क ये है, क्योंकि यही टर्म्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a और b वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, 2a प्लस बी, दैट मीन्स इन सभी टर्म्स का सम a प्लस बी 2a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है, पूरे के पूरे जो टर्म्स है सारे के सारे उनका सम हमने कैलकुलेट किया था, वो था 2 की पावर 2n के इक्वल, ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर हमें a प्लस बी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मैं सिंपली प्लस बी ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लस बी हम ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू मीन्स डायगोनल जो टर्म्स है उनका वैल्यू है 2n Cn, ठीक है, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर ये सब। तो हमने इस तरफ b ऐड किया ताकि हम यहाँ पर कॉमन ले सके। तो ये क्या बन गया है अभी 2b, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 2 की पावर 2n प्लस 2n Cn, और a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 2n प्लस 2n Cn बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इस वाले ब्रैकेट के डबल सिग्मा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से टर्म्स हमें कैलकुलेट करने हैं, और फिर हम बहुत इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों इसी के साथ हमारे बायनोमियल थ्योरम के सभी कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आगे हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्न हाउ पे बने रहिए, क्योंकि लर्न हाउ पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।